वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का रखेंगे संगे बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाली समृद्धि कौमी शाहराह का पहला मरहला कौम के नाम करेंगे वक्फ। मेट्रो के पहले मरहले का भी करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज गोवा में तकरीबन 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तामीर मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का करेंगे इफ्तिताह। नवी आलमी आयुर्वेद कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब से भी करेंगे खिताब। 3 कौमी आयुष इदारों का करेंगे इफ्तिताह। हिमाचल प्रदेश में आज होगी कांग्रेस की नई हुकूमत की तश्कील। सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे वजीर आला के ओहदे का हलफ। मुकेश अग्निहोत्री भी लेंगे नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा वाराणसी में होगी G20 के तरक्याती बुज़रा की मीटिंग। डॉक्टर एस जयशंकर ने वाराणसी में मुनक़िद काशी तमिल संगमम प्रोग्राम में लिया हिस्सा। बांग्लादेश में अपोजिशन जमातों का हुकूमत पर दबाव। अपोजिशन जमात BNP के सभी 7 अरकान पार्लिमान ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफ़ा। वज़ीर आज़म शेख हसीना से किया इस्तीफ़े का मुतालबा। और मराकश ने फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल में दाखिल होकर रकम की तारीख आखिरी 4 में जगह बनाने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी मराकश। वहीं इंग्लैंड को हराकर फ्रांस ने भी आलमी कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर आज़म आज महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मुल्क के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर तवील समृद्धि कौमी शाहराह के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ एंड नागपुर पॉल्यूशन अमेटमेंट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। वहीं वज़ीर आज़म नागपुर मेट्रो का पहला मरहला कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी नागपुर को कई तरक्याती मंसूबों की सौगात भी देंगे। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नागपुर के अपने दौरे के दौरान खित्ते के लोगों को 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का तोहफा देंगे। इसमें बुनियादी तौर पर नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाली कौमी शाहराहें शामिल हैं। समृद्धि महामार्ग या नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पूरे मुल्क में बेहतर राब्ते और बुनियादी ढांचे के लिए वज़ीर आज़म के विजन को पूरा करने की तरफ एक बड़ा कदम है। महाराष्ट्र के लिए महज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश में है। एक रोड प्रोजेक्ट 55,000 करोड़ का सिंगल प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। नंबर 1, ये भारत के सबसे तवील एक्सप्रेसवेज में से एक है जो महाराष्ट्र के 10 अजला और अमरावती, औरंगाबाद और नासिक के बड़े शहरी इलाकों से गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे से करीबी 14 दीगर अजला के राब्ते को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मेरा जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि नागपुर शहर है और अपने शहर को विकसित होते हुए देखना, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने देश को, अपने शहर को बहुत सालों से धीरे धीरे विकसित होते हुए देख रही हूँ। यहाँ से नागपुर से एकदम निकले हम, कोई बॉम्बे जाने का था तो 17-18 घंटे लगते थे। अभी जो समृद्धि महामार्ग बना इसके लिए हमको 8 से 8.5 घंटे लगने वाले। समय बचने वाला है और अच्छे से बना हुआ हाईवे है तो एक्सीडेंट और नागरिक की सुरक्षितता का एश्योरेंस बढ़ जाता है। वज़ीर आज़म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ और नाग रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत आलूदगी में कमी का मंसूबा 1,925 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से लागू किया जाएगा। पीएम मोदी सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथोसिस
चंद्रपुर को कौम के नाम वक्फ करेंगे। उन्होंने 2019 में इसका संग बुनियाद रखा था। इसके साथ ही वजीर आजम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज चंद्रपुर को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम एम्स नागपुर को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसका संग बुनियाद भी वजीर आजम ने जुलाई 2017 में रखा था। शहरी नक्लो हरकत में इनकलाब लाने के लिए एक और कदम उठाते हुए वजीर आजम नागपुर मेट्रो का पहला मरहला कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो खपरी मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेनों खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर एक लाइन को भी झंडी दिखाएंगे। नागपुर मेट्रो का पहला मरहला 8,650 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। वजीर आजम नागपुर मेट्रो फेज 2 का भी संग बुनियाद रखेंगे, जिसे 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। देश की इस छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी अगर खासियतों की बात करें तो जो इसके पहले के और वंदे भारत आपने देखे बिल्कुल वैसी ही फैसिलिटी है, उसमें कुछ और जो है इजाफा ही आपको मिलेगा। स्लाइडिंग डोर जैसे पहले वंदे भारत ट्रेन के अंदर आप देखते थे, वैसा ही बिल्कुल स्लाइडिंग डोर जो है वो लगाया गया है लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो खाना गर्म करने का, खाना रखने का जो सिस्टम है वो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ साथ इमरजेंसी में अगर आपको इमरजेंसी में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बटन भी लगा है, जो कि सीधा इस ट्रेन सेट के जो आपके केबिन में जो वहाँ पर आपके ड्राइवर है उनको इसकी सूचना मिलेगी। और साथ साथ आप अगर मैं इसके बाद अलावा बात करूं तो सीसीटीवी कैमरा जो है पूरे ट्रेन के अंदर इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो सेफ्टी है उसको सबसे ज़्यादा जो है उस प्रायोरिटी दी जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नागपुर में एक अवामी तकरीब में नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन की तामीर नौ के काम का संग बुनियाद भी रखेंगे। वो सरकारी मेंटेनेंस डिपो अजनी नागपुर और नागपुर इटारसी तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के कोहली नरखेर को कौम के नाम वक्फ करेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर शिलार और अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब भारतीय रेलवे की पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए गए अजनी लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड की बात करते हैं। नागपुर शहर में अजनी रेलवे स्टेशन के करीब मुल्क का पहला लोकोमोटिव शेड पीपीपी मॉडल के तहत तकरीबन 110 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को यानी आज कौम के नाम वक्फ करेंगे। पेश है अजनी से हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह की ये खुसूस रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन के पास 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड बनाया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 12,000 हॉर्स पावर के इस तरीके के जो लोकोमोटिव्स होंगे, खास तौर पे इनका इस्तेमाल मालगाड़ियों के लिए किया जाता है और इनका रख रखाव, इनकी धुलाई से लेकर के जो सबसे एडवांस फीचर्स है, जो टेक्निक है, उसके जरिए यहाँ पर इनका मेंटेनेंस किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी पीपीपी मॉडल के तहत ये देश का सबसे पहला जो है लोकोमोटिव शेड है 12,000 हॉर्स पावर का, जहां पर कि 250 लोकोमोटिव्स की देखरेख की जाएगी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है एल्स्टॉम जो प्राइवेट कंपनी है और भारतीय रेलवे का ने दोनों का जो है मिला जुला ये पूरा जो है लोको सेट बनाया गया है और ये पहला है जो कि पीपीपी मॉडल के तहत रेलवे के अंदर एक बड़े इन्वेस्टमेंट का परिचायक भी है। सो नागपुर शेड में, नागपुर डिपो में जो मेंटेनेंस के लिए सभी मॉडर्न मशीनें लगाई गई हैं और लोकोमोटिव्स के अंदर में आईओटी सेंसर्स लगाए गए हैं। उनका ऑनलाइन मॉनिटरिंग होता है। तो मैं ये कहूँगा जिसको शॉर्ट फॉर्म में एक कि डिजिटलाइजेशन का पूरा प्रयोग किया गया है मरम्मत के मेंटेनेंस कार्य को हेल्प करने के लिए।
इस सेड की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि जो भी लोकोमोटिव्स हैं पूरे देश के अंदर, यहाँ पर जैसा कि मैप में देख रहे हैं कहाँ चल रहा है, उन्हें मॉनिटर किया जा सकता है। किस जगह पर है वो, उनकी कंडीशन कैसी है, इसकी यहाँ पर जो है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंक एक नया टेक्निक यहाँ पर शुरू किया गया है, जिसके ज़रिए जो है देश के अंदर जो भी 12,000 HP के जो आपके लोकोमोटिव देश भर में चल रहे हैं, गुड्स ट्रेन को लेकर चल रहे हैं, एक जो लोकोमोटिव है वो रनिंग कंडीशन में फुली ऑक्यूपाइड है, कुछ अनहेल्दी भी है, यानी कि यहाँ पर रेड दिखाएगा उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसे शेड में भेजने की ज़रूरत है। कुछ जो है यहाँ पर जो रनिंग कंडीशन में, जैसे आप ये ग्रीन देख रहे हैं यहाँ पर वो रनिंग कंडीशन में, तो ये शेड निश्चित तौर पर एक बड़ा गेम चेंजर होगा, न सिर्फ सेंट्रल इंडिया के लिए बल्कि इससे जुड़ने वाले देश के अन्य हिस्सों के लिए भी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, नागपुर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के नागपुर से बिलासपुर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के दरमियान का फासला 5.5 घंटे में तय करेगी। इस पर मुकामी बाशिंदों ने खुशी का इजहार किया है। जो रेलवे ने जो वंदे भारत ट्रेन चालू कर रही है, इससे नागपुर के लोगों को बहुत ही एडवांटेज मिलेगा और कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा फास्ट हो जाएगा और समय की बड़ी बचत हो जाएगी। ये हम लोग बहुत हमारी इच्छा थी कि ऐसी कुछ ट्रेन चालू हो जाना चाहिए। ये ट्रेन चालू करने से हम काफ़ी खुश है, हमारी जनता खुश है और फॉर्चुनेटली मोदी साहब भी आ रहे हैं और शायद रेलवे मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को उनका दर्शन भी हो जाएगा और हमारे स्टेशन वाले भी सब उसके कारण स्टेशन में भी काफ़ी रख रखाव और सब ये कर दिया उन लोगों ने, डेकोरेट किया है, सब क्लीन हो गया है सब। तो रेलवे में जो बदलाव हो रहा है ये तो सवाल ही नहीं आता है। अच्छा गवर्नेंस और अच्छा इसका ये है उपलब्धि इन लोगों की, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं आता है। के लिए छत्तीसगढ़ वालों के लिए सौगात रहेगा और मोदी जी के आने से यहाँ बहुत असर पड़ा है। पूरा सफाई वगैरह पूरा डेकोरेट हो रखा है, सारा का सारा जो रेलवे स्टेशन है एकदम तो चेंज हो गया है। जो पैसेंजर है उनको अच्छी सुविधा मुहैया कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो चालू कर रहे हैं वो सबके लिए अच्छा है और सुपर फास्ट भी है, समय की भी बर्बादी नहीं है और सबके लिए समय की बचत है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। वंदे भारत ट्रेन जो है वो अभी देश पूरा चल रहा है, तेलंगाना में तो नहीं है अभी, मैं नागपुर में हूँ अभी प्रेजेंट। अभी तेलंगाना में भी शुरू होने से बहुत अच्छा है। मोदी साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उधर भी होना चाहिए ऐसा ट्रेन। वो स्पीड उसकी अच्छी है और ये सभी के लिए अवेलेबल हो, कि आम जनता जो है आम पब्लिक के लिए उसको अवेलेबल कराया जाए। तो अच्छी सर्विसेज है, दूसरी जगह पर मैंने कई बार ट्रैवल किया है तो ये कन्वीनियंट है, इसमें सीटिंग ही होता है, स्लीपर नहीं होता है तो, और इसका स्पीड भी थोड़ा अच्छा रहता है। फूड एंड ऑल अदर क्वालिटी आई हैव सीन दे आर गिविंग वेरी बेड लाइक बेस्ट क्वालिटी फूड एंड ऑल। बेस्ट ऑफ लक मोदी जी, आप अच्छा काम कर रहे हो। और अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस की खुसूसियात की बात करें तो इसमें पहले से ज़्यादा सहूलतें दस्तयाब हैं। इस ट्रेन में क्या खास सहूलतें हैं, आइए देखते हैं अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। देश की इस छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी अगर खासियतों की बात करें तो जो इसके पहले के और वंदे भारत आपने देखे बिल्कुल वैसे ही फैसिलिटी है, उसमें कुछ और जो है इजाफा ही आपको मिलेगा। स्लाइडिंग डोर जैसे पहले वंदे भारत ट्रेन के अंदर आप देखते थे वैसा ही बिल्कुल स्लाइडिंग डोर जो है वो लगाया गया है लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो खाना गर्म करने का, खाना रखने का जो सिस्टम है वो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ साथ जो पैसेंजर हैं उनके लगेज को कहाँ रखा जाए उसके लिए भी साइड में जो है वो यहाँ पर इस तरीके के रैक बनाए गए हैं। जैसे आपने पहले देखा हवाई जहाज़ के अंदर जो ऊपर सामान रखने का जो रैक होता था वो बिल्कुल वैसा ही है। और टच यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं, ये टच पर है, यानी कि अगर आपको रीडिंग लाइट चाहिए और आप दूसरे पैसेंजर परेशान ना हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फोटेनमेंट के लिए आप देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये 32 इंच का जो है ये स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पर, जिस पे कि जो भी स्टेशन आएगा उसकी आपको जो है जानकारी मिलेगी। आपको यहाँ पर जो
वॉशरूम में ऑक्यूपाइड है या खाली है, इसकी भी आपको यहाँ पर जो है यहाँ पे उसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ साथ एक और जो इस वंदे भारत के अंदर हम देखेंगे तो इसके सीट्स के अंदर देखिए थोड़ा और अट्रैक्टिव किया गया है, इसका फैब्रिक्स थोड़ा पहले से और अच्छा किया गया है सीट का। और ये जो है ये इकोनॉमी क्लास का है, इसका जो हम यहाँ पे आपको ये तस्वीर दिखा रही है इकोनॉमी क्लास का है। और साथ साथ बॉटल होल्डर्स हो या फिर लेक्टन हो जहाँ पर कि आप पैर रख सकेंगे, साथ साथ आपके सामान रखने के लिए जिस तरीके से बिल्कुल आप एक हवाई जहाज़ के अंदर की जो फैसिलिटी देखते हैं उस तरह की आपको यहाँ पर फैसिलिटी दिखेगी। साथ साथ इमरजेंसी में अगर आपको इमरजेंसी में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे इमरजेंसी अलार्म बटन भी लगा है, जो कि सीधा इस ट्रेन सेट के जो आपके केबिन में जो वहाँ पर आपके ड्राइवर है उनको इसकी सूचना मिलेगी। और साथ साथ आप अगर मैं इसके बाद अलावा बात करूं तो सीसीटीवी कैमरा जो है पूरे ट्रेन के अंदर इंस्टॉल किया गया है ताकि जो सेफ्टी है उसको सबसे ज़्यादा जो है उस प्रायोरिटी दी जाए। इसके अलावा कवच सिस्टम से ये ट्रेन पूरी तरीके से लैस है। कवच सिस्टम जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि कवच सिस्टम वो है कि अगर सेम जो पटरी के ऊपर अगर दो ट्रेन हो और ये भी ट्रेन अगर उसी पटरी पे हो, दो ट्रेन एक साथ आ जाए तो ऑटोमेटिक जो है ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा और ट्रेन जो है तकरीबन 300 से 200 मीटर के पहले जो है जाकर रुक जाएगी। यानी कि जो पहले दुर्घटनाओं को लेकर के जिस तरीके की शिकायत आती थी उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाने की कोशिश की गई है। वॉशरूम्स की भी अगर हम बात करें इसके तो वॉशरूम्स जो है वो बिल्कुल जो वॉशरूम्स है बिल्कुल आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं, थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया है इसके वॉशरूम्स को। और इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव क्लास के कोचेज हैं उसमें आपको 180 डिग्री तक घूमने वाला जो है रोटेशन में आपको चेयर वैसे ही दिए गए हैं। और उसके अंदर जो है अगर आप परिवार हो आमने सामने बैठ के ही बात कर सकता है। अगर विंडो, क्योंकि इसके विंडो काफ़ी वाइड बनाए गए हैं तो विंडो में अगर वो चाहे तो बिल्कुल इस तरीके से बैठ करके वो अब बाहर का भी नज़ारा ले सकते हैं, बाहर का जो मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं। तो पूरी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होने के पहले मेक इन इंडिया के तहत बने इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की वो अब जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका लाभ मिलने जा रहा है। ये ट्रेन 5 घंटे 20 मिनट में पहुँचाएगी। अमूमन अभी यहाँ से रायपुर होते हुए बिलासपुर जाने में नागपुर से तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस ट्रेन की चूँकि स्पीड ज़्यादा है 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये इसकी जो एवरेज स्पीड है और 180 किलोमीटर की रफ्तार पे इसे परखा जा चुका है। तो ऐसे में अगर ये 130 से 160 किलोमीटर की रफ्तार पे चलेगी तो लोगों का समय भी बचेगा और साथ साथ लोग जो है अपने गंतव्य तक बड़े आराम से और नई सुविधाओं के साथ पहुंच सकेंगे। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, नागपुर। तो वंदे भारत को मजीद सहूलियतें दे दी गई हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गोवा के दौरे पर होंगे। वजीर आजम गोवा में मोपा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। इसका संग बुनियाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल 2016 में रखा था। यह हवाई अड्डा तकरीबन 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम पर तामीर किया गया है और इसमें सोलर पावर प्लांट, ग्रीन बिल्डिंग, रनवे पर LED लाइट्स, बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और रिसाइकलिंग की सहूलियात समेत दीगर सहूलियात के साथ जदीद तरीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। हवाई अड्डे की तामीर में कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजी जैसे D3 संगी प्री कास्ट बिल्डिंग, स्टील के सरिये, रोबोटेक होलो प्री कास्ट वॉल, J5 पर मबनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया गया है। हवाई अड्डे की कुछ खसूसियात में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ की लैंडिंग के लिए बेहतरीन रनवे, हवाई जहाज़ के लिए रात की पार्किंग की सहूलत के साथ साथ 14 पार्किंग बे और साथ में सेल्फ बैगेज ड्रॉप पर मबनी सहूलतें, जदीद तरीन और सेल्फ कंट्रोल फ़िज़ाई नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आयुष के 3 कौमी इदारों का इफ्तिताह भी करेंगे और नवी आलमी आयुर्वेद कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के 3 इदारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, गोवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, गाज़ियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली तहक़ीक़ और बैनुल-अक़वामी ताउन के शोबे को मज़ीद मजबूत करेंगे। नीज़ ये इदारे लोगों के लिए सस्ती आयुष खदमात की सहूलत भी फराहम करेंगे। इन इदारों पर तकरीबन 970 करोड़ रुपए की लागत आई है। इनके ज़रिए अस्पताल के बिस्तरों की तादाद में भी तकरीबन 500 का इजाफा होगा और तलबा के दाखिलों में भी तकरीबन 400 का इजाफा किया गया है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। मारूफ मराठी लावणी की गुलकारा सुलोचना चौहान का तवील अलालत के बाद मुंबई में इंतकाल हो गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए ताज़ियत का इजहार किया और कहा
कि आने वाली नस्लें महाराष्ट्र की सकाफत बिलखुसूस लावड़ी को फ़रोग़ देने में उनका अहम किरदार के लिए सलोचना ताई जवान को याद रखेंगी। उन्हें मौसीकी और थिएटर का भी शौक़ था। उनके इंतकाल से काफ़ी अफसोस हुआ। उनके अहले खाना और मद्दाहों से इजहार ताज़ियत। ओम शांति। नवी आलमी आयुर्वेद कांग्रेस 8 दिसंबर से गोवा में जारी है। हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने इस बारे में आयुष की वजारत के सेक्रेटरी विद्या राजेश कोटिचा से खुसूसी बातचीत की। गोवा के पणजी में आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ आयुष सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा जी हैं। गोवा में ही क्यों किया जा रहा है इस आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन? एक्चुअली ये जो विश्व आयुर्वेद परिषद है, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, ये विज्ञान भारती का एक संस्था है, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन। उसका ये नौवां आयोजन 9th एडिशन है। 2000 से शुरू हुआ और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इनके साथ लगातार जुड़ा हुआ है। तो ये कार्यक्रम जो है ये बहुत बड़े स्तर पर यहाँ आप देख रहे हैं एनर्जी, लगभग 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उसमें से 250 से ज़्यादा विदेश के लगभग 50 से ज़्यादा देशों से आए हुए लोग हैं। 130 से ज़्यादा छात्र हैं जो भारत सरकार के स्कॉलरशिप से आयुर्वेद और बाकी आयुष साइंसेस का अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं में, वो भी यहाँ उपस्थित है। और 250 से ज़्यादा स्टॉल्स एक्सपो में हैं। वर्ल्ड क्लास एक्सपो यहाँ लगा है। इस बार इनके आयोजकों ने गोवा इसलिए सिलेक्ट किया कि बाकी सभी स्टेट में इनका हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, ये क्षेत्र भी बाकी था, तो उन्होंने गोवा को चूज़ किया और मुझे लग रहा है कि दिस वाज द बेस्ट सिलेक्शन यहाँ पर। इसका एक कारण ये भी है कि हमारे भारत सरकार के 3 संस्थान, हमारे सैटेलाइट इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट्स, उसका लोकार्पण भी प्रस्तावित था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 11 तारीख को इसके वैलिडेटरी सेशन फंक्शन में आ रहे हैं इसी कार्यक्रम के। उसमें 3 भारत सरकार के संस्थानों का वर्चुअल लोकार्पण होगा। एक तो गोवा में ही है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। आयुष में इकोसिस्टम बन रहा है स्टार्टअप को लेकर के, तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं, रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया भर में प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो किस तरह से आप फ्यूचर देखते हैं? वास्तव में ये अभी जो हमारे पास बेंचमार्क हैं कि 2014 में जब भारत सरकार में आयुष मंत्रालय बना, इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि आयुष मंत्रालय बना उसके पीछे भी वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस की 6th एडिशन जो 6th वर्ल्ड वेक दिल्ली में था, उसके समारोह कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे और उसी दिन उन्होंने आयुष मंत्रालय की घोषणा करी। तो आयुष मंत्रालय के बनने के बाद इन वर्षों में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है इस क्षेत्र की। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इस लेवल का अटेंशन मिलना ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। तो ये जो एक्सपो है निश्चित तौर पर जो हर दिन हर घर आयुर्वेद का जो कैंपेन है आयुष मंत्रालय का, उसको घर घर तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करेगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मुंतखब होने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू आज वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। इसके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री, जो पिछली असेंबली में अपोजिशन लीडर थे, नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। कल शाम असेंबली अहाते में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के बाद पार्टी के मरकजी मुशाहिद भूपेश बघेल ने वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के नामों का ऐलान किया था। काबिल जिक्र है कि हिमाचल में पहली बार वो नायब वज़ीर आला बनेंगे। इससे कबल रियासती कांग्रेस सदर प्रतिभा सिंह को वज़ीर आला के ओहदे के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा था। इसके अलावा साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्र कुमार का नाम भी जेर बहस था, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू इन तमाम दावेदारों को पीछे छोड़ने में कामयाब रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर जिले के नादवन से असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं। वो चौथी बार रुकन असेंबली बने हैं। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि काशी G20 मीटिंग के लिए अहम मकामात में से एक है, जिसके लिए वाराणसी G20 तरक्याती वुज़रा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि G20 इजलास मुल्क के 55 शहरों में होंगे और वाराणसी इनमें से एक है। इसके साथ ही वज़ीर ख़ारजा ने काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में काशी तमिल संगमम नुमाइश का भी मुआयना किया। और बॉलीवुड फिल्मों के मारूफ अदाकार शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार का आज यौम पैदाइश है।
उनका असली नाम यूसुफ खान था। उनके वालिद का नाम लाला गुलाम सरवर ऐवान जबकि वालिदा का नाम आयशा बेगम था। दिलीप कुमार ने अदाकारा सायरा बानो से शादी की जो उम्र में उनसे 22 बरस छोटी थी। दिलीप कुमार की बतौर अदाकार सन 1944 में रिलीज होने वाली पहली फिल्म जवाहर भाटा थी। 1949 में उन्होंने उस वक्त के बड़े अदाकार राज कपूर के साथ मिलकर फिल्म अंदाज में अदाकारी के जौहर दिखाए। और अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और आइए नजर डाल लेते हैं अब उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, उत्तर प्रदेश दुनिया के लिए बेहतरीन माशी मंजिल कहलाएगा। ये कहना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट करेगा बिल्किस बानो की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत मंगल को। अदालत उज़्मा में एक और जज की तकर्रुरी की राह को हमवार बताया जा रहा है। और नाज़रीन, नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी का खात्मा करे तभी होगी क्रिकेट सीरीज़, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का ये बयान है। और इसके अलावा नज़र डाल देते हैं एक और सुर्खी पर, इंसानी हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए हसासियत और हमदर्दी कलीदी रोल अपना अदा करती है, ये कहना है सदर द्रौपदी मुर्मू का। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। अदब और सखाफ़त की खिदमात को मिशन बनाया जाए। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के हाथों सीनियर सहाफ़ी अमित कुमार को एजाज़ से नवाजा गया। ये थे हमारे वज़ीर ख़ारजा निशंक। और अब नज़र डाल लेते हैं अगले अखबार पर। अगला अखबार हमने लिया है रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस। बतौर वज़ीर आला गुजरात भूपेंद्र पटेल की 12 दिसंबर को हलफ बर्दारी होगी। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है कि आज नागपुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ का संगे बुनियाद रखेंगे। तो अब अगली खबर पर नज़र डालते हैं और बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप में अफ्रीकी टीम मराकश की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल में मराकश ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर पहली बार सेमीफाइनल मुकाबले में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही मराकश फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी 4 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई है। फ्रांस ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस तरह फ्रांस ने मुसलसल दूसरी मरतबा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में अब फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा। साथ ही दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना की टीम का मुकाबला क्रोएशिया से हो गया। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।